बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म किया था क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 25 से और हमारा टॉपिक है 13.1.6 हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। यानी हम देखेंगे कि जो पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसे केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइड्रोक्साइड्स आपको पता है कि कैसे बनते हैं कि जब भी कोई मेटल एटम उसमें किसी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करती है तो उससे जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन उसके साथ अटैच हो जाता है और उससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे थर्ड पीरियड का वो है सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने सबसे पहले रिएक्शन दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अल्कलाइन इन नेचर, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड बेस रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी विल गेट अ सॉल्ट एंड वाटर। आप देख सकते हैं पहले रिएक्शन में NaOH reacts with HCl goes to NaCl plus H2O water. Similarly, the second element is magnesium. Magnesium hydroxide react with HCl to form magnesium chloride and water. And similarly, aluminium oxide, aluminium hydroxide जब ये रिएक्ट करता है HCl के साथ ये बनाता है aluminium chloride and water। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने लास्ट टाइम भी जो है वो ऑक्साइड्स के ट्रेंड में डिस्कस कर रहे थे कि ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। एम्फोटेरिक स्पीशी इज़ दैट स्पीशी जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो इट बिकम्स अ बेस, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो इट बिकम्स एन एसिड एंड अल्टीमेटली बनाना इसने सॉल्ट ही है, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे। आप देख सकते हैं कि जब उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने तो उसने सॉल्ट बनाया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सिमिलरली जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है सेकेंड रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसने बना दिया है सोडियम एल्यूमिनो हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आपके सामने जो है वो फिगर 13.21 में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है और सल्फ़र है, उनके हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड्स दिखाए गए हैं। ऑर्थोसिलिसिक एसिड आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एट द सेम टाइम 4 बॉन्ड्स जो है वो बना सकती है और उसने वो 4 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ बनाए हुए हैं और इससे जो चीज़ जनरेट हुई है उसे हम कहते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है वो भी हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाती है और जो कंपाउंड जनरेट होता है उसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। और इसी तरह सल्फ़र जो है वो बना रही है कंपाउंड। अब देखें फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, वो 5 बॉन्ड्स बना सकता है, उसने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह सल्फ़र जो 6 में से बिलोंग करता है उसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सल आयन के साथ, और इससे जो कंपाउंड बना है उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है अगर पीएच के हिसाब से देखा जाए, उसकी एसिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही वीक एसिड है और इससे जो है वो थोड़ा सा इससे बेहतर या स्ट्रॉन्ग एसिड है फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन एसिड वो भी फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड होता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन चूँकि फॉस्फोरिक एसिड जो है इनऑर्गेनिक एसिड है, लिहाजा जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनसे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एसिड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो लास्ट वन सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और लास्ट भी किसी एक लेक्चर में मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल, और इसको फर्स्ट टाइम किसने मैन्युफैक्चर किया था? जाबिर बिन हयान वाज द साइंटिस्ट हु मैन्युफैक्चर्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद है क्विक क्विज़ेस। बेटा आप लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल शेयर द आंसर्स ऑफ क्विक क्विज़ेस विद यू थ्रू अ वीडियो इंशाल्लाह। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब हम ग्रुप में ट्रेंड पढ़ेंगे। पहले हमने पीरियड में पढ़ा है ट्रेंड। पीरियड में ट्रेंड जो है वो हमेशा वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, और जब हम ग्रुप में कोई भी ट्रेंड डिस्कस करेंगे तो वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और ग्रुप जो है वो फर्स्ट ग्रुप
के एलिमेंट्स का हम ट्रेंड स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्रुप जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम है। अब हम इनके जो है वो वन बाय वन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले डिस्कस करेंगे और उनका ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि हाउ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो देन फिर हम उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। हमने एटॉमिक रेडियस देखना है। डेफिनेटली बेटे एटॉमिक रेडियस जो है वो किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, साइज़ ऑफ एटम के साथ। और हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ शेल। एक एक एटम जब हम मूव करते जाते हैं ना, एक एक एलिमेंट किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप, तो हर एलिमेंट में एक शेल ऐड होता जाता है। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें ना, तो आपको पता चलेगा कि लिथियम से जब हम सोडियम पे मूव करते हैं तो एक शेल ऐड हो जाता है। सोडियम से जब हम पोटेशियम पे मूव करते हैं इट एड्स अनदर शेल। पोटेशियम से जब हम रुबिडियम पे मूव करते हैं तो वन मोर शेल इज़ एडेड। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन थ्रू एलिमेंट, द वन शेल इज़ बीइंग एडेड पर एलिमेंट। सो इसलिए साइज़ जो है वो एटम का इंक्रीज़ होता जाता है और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि टेबल 13.3 इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव टेबल बिकॉज इट कंटेन्स मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कली मेटल। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वॉल्यूम है, दैन जो है वो एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें दिया गया है, बताया गया है, दैन कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई दिए गए हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज़ अ रेडी रेकनर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेंड्स इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम को आयोनाइज करने की, यानी उसको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आई के साथ सिंबलाइज करते हैं। इसका सिंबल हमेशा, इसके साथ साइन हमेशा नेगेटिव का होता है क्योंकि हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पॉजिटिव का साइन होता है इसके साथ, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा अब्जॉर्ब होती है। कोई भी एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और फिर ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और फिर ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। अब इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है किसी न्यूट्रल एटम में से तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर किसी यूनिपॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके लिए वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। इसी तरह डाई पॉजिटिव आयन में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए टू मेक इट अ ट्राई पॉजिटिव आयन, सो उसको हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स ग्रुप वन से बिलोंग करती हैं एंड दे यूजुअली लूज वन इलेक्ट्रॉन इन देयर कंपाउंड्स by while making their ionic compounds they lose one electron, so they have first ionization energy. And now we'll discuss the trend of first ionization energy. ionization energy जो है बेटे वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसको जो है वो डील करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो एटॉमिक साइज़ होता है, दूसरा इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और थर्ड वन इसमें न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसमें बेटे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मैं आपको बता देती हूँ। As we move from top to bottom, size increases, and due to increase in size, the nuclear pull, that the pulling force of nucleus on the valence shell electron decreases. क्योंकि देखिए ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। एंड शील्डिंग इफेक्ट हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस शेल electron and nucleus is decreased due to the presence of intervening electron.
तो उस इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज़ होते जाते हैं, और इस इंक्रीज़ की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, अब इसकी एक जो है वो आपको देते हैं एग्जांपल कि जैसे अगर आपने कोई शरारत की हुई है, जैसे कि ठीक है, आपको पता है कि अब आपको आपके पापा से डांट पड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में जब आपके पापा आपको डांटने के लिए आ रहे हैं, दरमियान में आपकी मम्मा आ जाती हैं आपको सेव करने के लिए, तो वो डांट का थोड़ा सा असर जो है वो आप पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर दरमियान में मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डांट का इफेक्ट आप पे कम हो गया कि दरमियान में मामा के आने की वजह से डांट का इफेक्ट कम हो गया, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रिवेलिंग है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। आप देख सकते हैं 13.23 में वो दिखा रहे हैं कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे ग्रुप में, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉप वो है ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के दरमियान, तो उसमें शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड भी रीज़न साइज़ ऑफ एटम है। देखिए साइज़ ऑफ एटम जितना बड़ा होता जाएगा, जो न्यूक्लियस है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसी भी एटम की किस वजह से होती है, उसके न्यूक्लियस की वजह से होती है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमेशा अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एटम के अंदर कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो है उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा इनर होता जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव पुल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कम होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। आप इस ट्रेंड को इस बार ग्राफ 13.24 में बहुत ईजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है बेटे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना वो जो है वो आप देख सकते हैं, इसका जो है टेबल में आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, और रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे हम जो है वो देख रहे हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट उनके डिक्रीज़ हो रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी उनके डिक्रीज़ ही हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपको यहाँ पर इसकी जो है वो रीज़न बताई गई है इस 26 पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि एज द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेज द रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। दिस इंक्रीज इन द रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज साइज इंक्रीज होता है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द एटम्स वो बढ़ती जाती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेज जितनी ज़्यादा होंगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतने क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, D इज़ इक्वल टू m/v इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डेंसिटी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो मैस के डायरेक्टली रिलेटेड है और वॉल्यूम के इन्वर्स रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इसके बार ग्राफ 13.26 में कि डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं वी आर गेटिंग द लाइटर मेटल्स जो हैं वो लाइट होती जाती हैं, वो लाइट वेट होती जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पोटेशियम का थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि पोटेशियम का साइज़ जो है वो एकदम से ज़्यादा हो जाता है। पोटेशियम का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो लाइटर जो है वो एलिमेंट आता है। ठीक है, द डेंसिटीज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक mass from atomic size from lithium to cesium, indicating that greater atomic size with more than compensates for the bigger size of atoms. Potassium is however lighter than sodium, which is due to an unusual increase in the atomic size of potassium. Next is the trend in the reactivity with water.
स्ट्रेंथन द रिएक्टिविटी विद वाटर, यानी हम ये देखेंगे कि जो यही इस हाइड्रो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है, जो है वो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कौन से जो है वो एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है बेटे याद रखने वाली कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत फास्टली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, ठीक है। दे रिएक्ट वेरी अब्रप्टली एंड फास्टली विद वाटर, और ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। और जब हम इनकी एंथैल्पीज़ देखते हैं तो इनकी एंथैल्पीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सी बहुत कम। आप देख सकते हैं इसमें एंथैल्पी चेंज वाले में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट जो है वो कौन लिबरेट करती है, लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सबसे ज़्यादा हीट जो है वो लिथियम मेटल जनरेट करती है। इसी तरह सोडियम जनरेट कर रही है, पोटेशियम जनरेट कर रही है, और ये एक लेवलिंग इफेक्ट है। ऑलमोस्ट इनकी एंथैल्पीज़ जो है वो अमाउंट इक्वल आती हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये इसका जो मेटल जो है एटम, वन मेटल एटम, उसके साथ क्या होता है जब वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ। इसमें ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि मेटल जो है दैट अंडरगोज आयनाइज्ड एंड वो प्रोड्यूस कर देती है मेटालिक आयन एक्स पॉजिटिव एक्स स्टैंड्स फॉर, उन्होंने सिंबलाइज किया है किसी भी अल्कली मेटल को यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती हैं जो अल्कली मेटल्स हैं, और अल्कली मेटल रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। वेरियस काइंड ऑफ ऑक्साइड्स बना सकती हैं, मींस नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकती हैं, पर ऑक्साइड भी बना सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लिथियम जो है, लिथियम मोनोऑक्साइड इज़ द नॉर्मल ऑक्साइड Li2O। सिमिलरली सोडियम पर ऑक्साइड है Na2O2। उसके बाद अल्कली मेटल्स जो हैं वो सुपर ऑक्साइड भी बना सकती हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड का फार्मूला है MO2 इज़ द फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो O2 माइनस होती है, और ये प्रोटॉन एक्सचेंज होता है जब ये वाटर के साथ नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। और ये प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो आपको इस यहाँ पर ये येलो कलर के बॉक्स में दिखाया गया है। प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे होता है, O2 माइनस जो है वो एक प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाती है, OH माइनस में, और जब उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो H2O बिकम्स OH नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली जो है वो आप देख सकते हैं कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्ट विद वाटर टू गिव H2O2, यानी कि जब पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड से ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो यही ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब नॉर्मल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे अल्कली बनती है, यानी कोई भी हाइड्रोक्साइड बन सकता है। इसी तरह जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स तो वो बनाते हैं सॉल्ट्स बनाते हैं और साथ वाटर बनता है। इसी तरह पर ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो हाइड्रोक्साइड तो बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। और जब यही पर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ तो उससे एसिड बनता है और साथ जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। इसमें एक्स जो है वो किसी भी अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्स जो है वो एक जनरल सिंबल उन्होंने लिया है। इसमें एक्स की जगह लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। देन सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन बताया, सुपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनती है। इसी तरह जब सुपर ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। यानी आपने जनरली इन रिएक्शंस को याद करना है और स्पेसिफिकली आप किसी भी एलिमेंट के लिए फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके जो है वो रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विद क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ बेटे जब भी ये रिएक्शन करेंगे ये एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे क्लोराइड्स, ठीक है, सिंपल क्लोराइड्स बनाएंगे। Li लिथियम विल मेक लिथियम क्लोराइड, सोडियम विल मेक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम विल मेक पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम विल मेक सीजियम क्लोराइड। तो इस तरह से इनके क्लोराइड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो इनके कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम
इनके जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनको जब भी हम हीट करते हैं तो वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिकम्पोज दैम, ठीक है। और इसी तरह नाइट्रेट्स भी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो दे आर वेरी स्टेबल टुवर्ड्स हीट, और जो नाइट्रेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपॉन हीटिंग। तो उसके साथ वो क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। जैसे कि ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है, जब इसको हीट किया जाता है तो इट गिव्स सोडियम नाइट्राइट एंड अलॉन्ग विथ सोडियम नाइट्राइट इट रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। उसके बाद this is the last heading. Explain the trend in terms of polarizing ability of the positive ion. When alkali metal cations approach near an anion, attracts the outermost electrons of the anion and repel the nucleus. Thus, this distortion of or polarization of the anion takes place. This distortion results in the sharing of electron between two oppositely charged ions. The bond between the cations and anions become partly covalent in character. In general, the smaller cation polarizes the anions more effectively than bigger one. Therefore, the lithium salts are slightly covalent, while other alkali metal salts are ionic, ठीक है। इसमें यानी आप दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लिथियम के साल्ट्स हैं उनमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा क्यों होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कैटाइंस हैं वो हमेशा एनाइंस को डिस्टॉर्ट करते हैं, पोलराइज करते हैं, ठीक है। और जनरली ट्रेंड ये है कि जो स्मॉलर साइज़ के कैटाइन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर पोलराइज कर सकते हैं। तो जब पोलराइजेशन ज़्यादा होती है तो फिर जो कोवलेंट जो नेचर होती है वो बॉन्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो बन जाता है एक कोवलेंट मैन करेक्टर आ जाता है आयनिक बॉन्ड में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, और लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट करेक्टर उसके स्मॉलर साइज़ की वजह से होते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और अच्छे तरीके से याद करें। अपने आप को महफूज रखें घरों में, और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और आपको इस वबा से, इस मुसीबत से आप सबको और आपके अहले खाना को महफूज रखें। आमीन। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।